अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि डील करता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल का कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है, यानी कि हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे या फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर को ना दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, दो पार्ट में, एक पार्ट में जहां हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं और एक जगह हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में जाते हैं। तो पहले पार्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बोल सकते हैं जो कि डील करती है रिलेशन बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, मतलब इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी taking place in redox reaction। यहाँ पर होता क्या है कि हमने क्लास 11th में रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो अभी रिडॉक्स रिएक्शन की वीडियोस भी आएंगी कुछ दिनों में। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग इसमें डिटेल में बात करेंगे। वैसे हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ रखा है व्हाट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स का मतलब होता है रेड और ऑक्स, दो वर्ड से मिल के बना है, जहाँ पर रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो बेसिक बातें हम बता देते हैं। जैसे रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन निकले, ऐड हो, ऑक्सीजन निकले, या फिर क्या हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या फिर डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर हो, यानी जो चार्ज होता है वो घट जाए। और ऑक्सीडेशन जैसे इसी का उल्टा होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है। मतलब जो चार्ज होता है वो इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये सारी बातें होती हैं। खैर, ये क्लास 11th की टॉपिक है, तो वहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। क्लास 10th में भी इसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन हुआ है। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियोज़ में रेफ़र कर सकते हैं। क्लास 10th में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, वहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में रिडॉक्स के बारे में कुछ बातें हुई थी बेसिक। ठीक है, तो ये एक सेपरेट टॉपिक है, इस पे अलग चलेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है जो कि केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में जो रिलेशन होता है ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन उसके बारे में बताती है। ठीक, अब ये सारा जो अरेंजमेंट होता है ये एक पर्टिकुलर apparatus में किया जाता है। ठीक है ना, एक सेटअप बनाया जाता है। उस सेटअप को हम लोग नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब ये जहाँ पर भी हो रहा होगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होती है ये भी दो टाइप्स की होती है और इसी के बेसिस पे हमने बताया था कि हमारा ये जो चैप्टर है ना दो पार्ट में बटा है। तो कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ऐसी होती हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और कुछ ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं किस में, केमिकल एनर्जी में। तो ऐसी सेल जो कि क्या करे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसको हम लोग नाम देते हैं इसको हम लोग नाम देते हैं गैल्वानिक सेल। ठीक है, गैल्वानिक सेल एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे बनाई गई है ये गैल्वानिक सेल। उन्होंने ही सबसे पहले दिखाया था। ठीक है, उसको हम लोग गैल्वानिक सेल बनते। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ल्यूजी गैल्वानी, उन्होंने ही इसके बारे में फर्स्टली ये डिवाइस बनाई थी, या apparatus बनाया था, इसीलिए उनके नाम से रखा जाता है। ठीक है, और दूसरा जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस वाला फिनोमेना होता है। इलेक्ट्रोलिसिस आप जानते होंगे कि करंट का इस्तेमाल करके ब्रेक डाउन करना, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग स्टडी करेंगे इन डिटेल। तो चलिए इस चैप्टर के पार्ट 1 में हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं, जिसका सबसे पहला टॉपिक है हमारा गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक
सेल। गैल्वानिक सेल एक डिवाइस है जो कि इस्तेमाल किया जाता है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे? ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन यानी इस सेल में क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन होता है। आइए इसका हम लोग अपैरेटस देखते हैं, ठीक है, कैसा होता है। तो क्या करते हैं, हम ऐसे कंटेनर लेते हैं, ठीक है, एक कंटेनर लेते हैं, इधर दूसरा कंटेनर लेते हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं मेटल का, ठीक है, अलग अलग मेटल के इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अंदर भर दिया जाता है सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट या कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डाला जाता है जो कि रिलेटेड हो उस इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। और इसमें भी सेम वही चीज़, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो कि रिलेटेड होता है इससे, इलेक्ट्रोड से, ठीक है। देन इसको हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं आपस में। बीच में हम यहाँ पर लगा देते हैं गैल्वानोमीटर ताकि हमको करंट का डिटेक्शन पता करें। तो ये इस तरह का कुछ सेटअप होता है और इसके बीच में एक ब्रिज लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, ताकि जो सर्किट है वो क्या रहे, कंप्लीट रहे, ठीक है। कुछ इस तरह का बेसिक सेटअप होता है गैल्वानिक सेल का। अब गैल्वानिक सेल जो होती है ना, ये बहुत टाइप की होती है, अलग अलग इलेक्ट्रोड की अलग अलग सेल होती है, सबका अलग अलग नाम होता है। तो एनसीईआरटी में जो मेंशन किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में जिस सेल का मेंशन किया है उसका नाम है डैनियल सेल, ठीक है, उसका नाम है डैनियल सेल। डैनियल सेल में कॉपर का और जिंक का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करते हैं इसमें हम अगेन जैसे हमने ऊपर ऑपरेटर्स बताया वैसे ही एक बीकर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ड्राइंग हमारी टेढ़ी हो जा रही है, इसको सीधा सीधा बनाते हैं तब सही रहेगा, ठीक है जी। कुछ इस तरह से हम इसमें 2 बीकर लेते हैं, इसके अंदर हम सोल्यूशन भरते हैं, किस चीज़ का, इसके अंदर हम सोल्यूशन भरते हैं जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, 1 m होती है, ठीक है। और इस वाले बीकर के अंदर हम फिल करते हैं कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 1 m होती है, ठीक है। क्लास 11th में बताया गया है वीडियोज़ में और सोल्यूशन चैप्टर में बताया गया है कि 1 m का सोल्यूशन कैसे बनेगा। तो अगर किसी को दिक्कत हो तो वहाँ पर वीडियो रेफ़र कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या किया था, इसके अंदर हम लोग डिप करते हैं इलेक्ट्रोड को। ये कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, ये जिंक का इलेक्ट्रोड होगा। और इस वाले सॉल्यूशन के अंदर हम डिप करेंगे किसको, इसके अंदर हम डिप करते हैं कॉपर के इलेक्ट्रोड को, ठीक है। प्योर मेटल, बेसिकली प्योर मेटल की रॉड, प्योर जिंक की रॉड होती है पतली सी, और प्योर कॉपर की रॉड होती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसको जब हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, हमको क्योंकि यहाँ वोल्टेज निकालना है तो इस बार हम लोग वोल्ट मीटर लगाएंगे और इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं इस तरह से। तो कनेक्ट करते ही क्या होता है, ये जो हमारा जिंक है ये किसकी तरह बिहेव करने लगता है, एनोड की तरह, इस पर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और हमारा जो कॉपर होता है किसकी तरह बिहेव करता है, कैथोड की तरह, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सर्किट जैसे ही बनाई जाती है, जोड़ा जाता है दोनों को, तो होता क्या है कि जिंक के इलेक्ट्रोड से जिंक के Zn2+ आयंस बाहर आने लगते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन में आने लगते हैं। और यहाँ पर क्या बचने लगता है, निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन सर्किट के थ्रू फ्लो होके इस तरफ को जाते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, कैथोड पर, यानी कि कॉपर इलेक्ट्रोड पे। अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से कॉपर के जो आयंस हैं वो इसके ऊपर चिपकना शुरू हो जाते हैं। Cu2+ के आयन इसके ऊपर क्या होते हैं, Cu2+ के आयन इसके ऊपर चिपकने लगते हैं, सॉल्यूशन से मतलब इलेक्ट्रोड पे चिपकने लगते हैं, ठीक है। अब देखा हमने क्या कि इस ड्यूरिंग में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है यहाँ से इधर की तरफ, मतलब एनोड से किधर की तरफ जा रहा है, कैथोड की तरफ। इसी फ्लो से क्या होता है, करंट जनरेट होता है। जैसे कि हमने बताया, फिज़िक्स में बताया गया है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है, तो करंट का फ्लो किस तरफ हो जाएगा, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, इसलिए करंट का फ्लो इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर केमिकल फिनोमेना की, तो Zn क्या कर रहा है, यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है, ठीक है। Zn क्या कर रहा है, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन। और कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर के जो 2+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। तो हमने क्या पढ़ा अभी प्रीवियस में बताया कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो जहाँ पर क्या हो,
चार्ज बढ़ जाए या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, तो यहाँ जिंक पर कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज, यहाँ 2+ हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 2+ से 0 हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसी बेसिस पे जो सेल का, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये वाला जो पार्ट है, यानी लेफ़्ट हैंड वाला पार्ट, इसको हम लोग लेफ़्ट सेल भी बोलते हैं या लेफ़्ट हाफ सेल भी बोलते हैं। लेफ़्ट हाफ सेल को हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ बोलते हैं, ठीक है। इस तरफ क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हाफ या ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोला जाता है। और राइट हैंड साइड वाले को क्या बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं राइट हाफ सेल, राइट हाफ सेल, या फिर इसको हम लोग रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और ये दोनों मिल के ही करंट का फ्लो करते हैं, ठीक है। तो वोल्टमीटर में यहाँ जो रीडिंग लगी रहेगी वो लेफ़्ट राइट होगी, जिससे वोल्टेज का पता चल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो आयंस को लूज़ करता है सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। वो नेगेटिव चार्ज फ्लो करके कैथोड की तरफ जाता है। कैथोड पे जो होते हैं Cu2+ लगातार चिपकने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि उसके ऊपर चिपकने से वहाँ पर कॉपर का आयंस फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। तो इसमें हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ, और करंट का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है। ये सारे फिनोमेना होते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि लगातार जिंक के आयंस जो हैं सॉल्यूशन में बाहर आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है कि लगातार जिंक के आयंस क्या हो रहे हैं, सॉल्यूशन में बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जब बाहर आएंगे तो क्या होगा, जो जिंक का इलेक्ट्रोड होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, पतला होने लगेगा या इसमें डिस्पर्स होने लगेगा, मतलब छोटा हो जाएगा, ठीक है, उसकी साइज़ कम होने लगेगी। और कॉपर के आयंस लगातार इलेक्ट्रोड भी चिपक रहे हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होगा, थोड़ा स्वेल कर जाएगा, थोड़ा फूल जाएगा, मतलब इसके ऊपर मास डिपॉजिट हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पूरा मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा, और जिंक का इलेक्ट्रोड डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन में, ख़त्म होने लगेगा, ठीक है। तो इसको बैलेंस आउट करता है एक बड़ा इम्पॉर्टेंट अपैरेटस, जिसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज का यूज़ बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सेल को कंटिन्यूस चलाने के लिए, डैनियल सेल को कंटिन्यूस चलाने के लिए। तो करते क्या है, हम इसमें बीच में थोड़ी सी यहाँ पर जगह बनाते हैं ताकि हम उसको दिखा सकें, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। यहाँ से इस तरह का एक यू ट्यूब होता है, यूट्यूब वाला यूट्यूब नहीं, एक यू ट्यूब होता है, ग्लास की ट्यूब होती है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक सॉल्ट भरते हैं, कोई भी ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जो इनर्ट हो, ठीक है ना, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हो, जैसे कि KCl हो गया या KNO3 हो गया, इस तरह की चीज़ें, ठीक। इसको मिलाते हैं किस में, अगर में या फिर किसी जेलेटिन में, जिससे क्या होगा ना कि इस सोल्यूशन का जेल बन जाए, ताकि जब हम इसको इन्वर्ट करें, इस यूट्यूब को क्या करें, जैसे यूट्यूब इस तरह से कुछ होता है, ठीक है, कुछ इस शेप का रहता है, इसको अगर हम इन्वर्ट करें तो इसमें से सॉल्यूशन गिरे ना, तो इसके अंदर वही सॉल्यूशन फिल करके उसके अंदर जेलेटिन डाल देते हैं, तो ये पूरा क्या होता है, जैसे जेली जैसी होती है ना, जैसे जैम होता है, उस तरह से ये फ्रीज़ हो जाता है, ठीक है, जम जाता है, ठीक है। और इसके माउथ पे क्या करते हैं, कॉटन प्लग लगा देते हैं, कॉटन प्लग, ताकि अंदर से कोई चीज़ बाहर ना पाए, ठीक है। दोनों जगह कॉटन प्लग लगा के और इसको इन्वर्ट करके इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिप कर देते हैं दोनों में, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, ठीक है। होता क्या है उससे, इससे जो है ना फ्लो ऑफ आयन, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसमें हमने डाला है कि KCl डाला हुआ है, ठीक है। तो होता क्या, यहाँ Zn2+ है, तो ये क्या करेगा, ये जो है इधर से Cl- को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे कि सर्किट कंप्लीट रहे। और इधर वाला जो है, यहाँ पर Cu2+ अंदर जा रहा है, तो पीछे क्या छोड़ के जा रहा है, SO4 2-, ठीक है। तो इधर से K+ को अपनी तरफ पुल करेगा, जिससे कि क्या होगा कि जो फ्लो ऑफ आयंस हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं या फ्लो ऑफ आयंस हो रहे हैं, वो क्या रहे, कंप्लीट रहे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर से जाएगा, इस पाथ के थ्रू जाता है, और इधर से इसमें ट्रांसफ़र होके वापस आता है। तो ये सर्किट पूरी एक तरह से 360 डिग्री कंप्लीट हो जाती है, और ना तो कोई मास एक्यूमुलेट होता है कॉपर के ऊपर, ना कोई मास लॉस होता है जिंक इलेक्ट्रोड पे। तो इस तरह से हमारी डैनियल सेल कंप्लीट चलती है, ठीक है। अब सॉल्ट ब्रिज के कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे 2 इम्पॉर्टेंट मेन फंक्शन बताए जाते हैं, ठीक है। 2 मेन फंक्शंस हैं जो कि आपको याद रखने होंगे, सिंपल।
पहला तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब किसी चीज़ को चार्ज नहीं होने देता। कहने का मतलब ये हुआ कि ज़रा इसको ध्यान से समझिएगा, जब हम सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाए थे तो लगातार जो है इसके अंदर जिंक के आयंस बढ़ते जा रहे थे, ठीक है, और कॉपर लगातार इसके ऊपर चिपक रहा था, तो यहाँ SO4 2- के आयंस बढ़ रहे थे, यानी ये धीरे धीरे क्या हो रहा था, निगेटिव चार्ज होता जा रहा था, ठीक है, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज, दो अपोजिट चार्ज बन रहे थे इसमें, ठीक। इसको न्यूट्रल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है सॉल्ट ब्रिज को। दूसरा ये है कि ये कंप्लीट करता है सर्किट को, इट कंप्लीट द सर्किट, ठीक है। ये दो मेन होते हैं। तीसरा एक और है, ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को। जैसे क्या होता है ना कि यहाँ पर जो जंक्शन मतलब जहाँ लिक्विड टच हो रही है वहाँ पर ना चार्ज बनने लगते हैं, तो इससे पोटेंशियल क्रिएट होता है, वोल्टेज क्रिएट होता है, तो उसको भी मेंटेन करता है ये, ठीक है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट मेन फंक्शंस हैं, ये तीसरा एडिशनल है। तो इनसे क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो इनको हमको बताना होता है, ठीक है। तो ये है इसका मेन फंक्शन, और ये बहुत ज़रूरी है किसी भी सेल को। जैसे क्या होगा ना कि अगर हम सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे तो एक टाइम के बाद जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो ख़त्म हो जाएगा और कॉपर का इलेक्ट्रोड फूलता जाएगा, तो सर्किट जो है करंट फ्लो करना बंद कर देगी। तो जिससे क्या होगा, कुछ देर हम जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते जाएंगे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते रहेंगे, फिर वो ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी सेल का क्या फ़ायदा जो कुछ देर में ख़त्म हो जाए, तो उसको मेनटेन रखने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस तरफ क्या हो रहा है, इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा निमोनिक्स बना लिया जाता है लोन करके, ठीक है। लेफ़्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और ए से यहाँ पर क्या है, एनोड होगा, एनोड पे होता है और उस पर चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं कि लेफ़्ट ऑक्सीडेशन, एनोड निगेटिव, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा डैनियल सेल। इस सेल की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो वोल्टेज होता है, यानी ई सेल जो इसका होता है, वोल्टेज ऑफ सेल, ये होता है 1.1 वोल्ट, ठीक है। आगे चल के हम इसको कैलकुलेट वगैरह भी करेंगे, फ़िलहाल इसको बेसिक नॉलेज में याद रखिएगा कि इस सेल का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 1.1 वोल्ट का होता है, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशंस भी आती हैं जो कि एनसीईआरटी में दी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक। तो हम उन कंडीशंस को देख लेते हैं। सबसे जो पहली इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि अगर कोई हम इसमें ना क्या करें, वोल्ट मीटर की जगह, अगेन यहाँ पर हम जो, जैसे ये हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर वोल्ट मीटर की जगह हम एक कोई बैटरी लगा देते हैं और इसको कॉपर इलेक्ट्रोड और सेम अपैरेटस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये एक बैटरी है जिसको हम ई एक्सटर्नल बोल रहे हैं। तो ई एक्सटर्नल यानी जो वोल्टेज एक्सटर्नल बैटरी लगी है, ई एक्सटर्नल, अगर उसका वोल्टेज कम हो सेल से तो क्या होगा, अगर ये जो डैनियल सेल है इसका वोल्टेज एक्सटर्नल सेल से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो एनोड से कैथोड की तरफ होगा, ठीक है, एनोड से कैथोड की तरफ, और करंट का जो फ्लो होगा वो कहाँ होगा, वो कॉपर से जिंक की तरफ होगा। यानी ये जो हम देख रहे थे अपैरेटस इसी तरह से फॉलो होगा, ठीक, कब, एक्सटर्नल सेल लगाने पे। दूसरी कंडीशन ये है कि हम मान लें ई जो एक्सटर्नल है वो ज़्यादा हो जाए ई सेल से, तो सेल न जानते हैं क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जब सेल के पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल वाली सेल लगा दी जाएगी, डैनियल सेल के पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल वाली सेल कोई लगा दी जाएगी, तो पूरी सेल रिवर्स हो जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ना वो कैथोड से एनोड की तरफ होने लगता है, और जो आई यानी करंट फ्लो हो रहा है वो कहाँ से होने लगता है, वो जिंक से कॉपर की तरफ होने लगा। मतलब इधर से इधर जा रहा था सारा करंट, अगर ये एक्सटर्नल ज़्यादा हो गया तो इधर से इधर करंट जाने लगेगा, तो पूरी सेल क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर एक्सटर्नल जो पोटेंशियल लगाया गया उसकी भी 1.1 वोल्ट हो और जो सेल है हमारे डैनियल सेल उसकी भी 1.1 वोल्ट तो है ही, तो ऐसे केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होएगा ही नहीं, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ हो जाएगा, इक्वल अपोजिट फोर्स लगेगी, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ फ्लो नहीं करेगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं ड्यूरिंग अगर हम कोई एक्सटर्नल सेल को लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डैनियल सेल, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो हम इस वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉपर सिल्वर सेल के बारे में इसी तरह से शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा, और
फिर आगे और भी बातें होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।